नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं 72वीं बीपीएससी देना या उसकी तैयारी करना, तो आपके लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बीपीएससी का 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का ये आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यदि आप भी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जो PYQ का सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसे आप अच्छे से देखें और देख करके ये अनुभव लें कि ये क्वेश्चंस जो है कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से उठाए जाते हैं और इस बेस पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं PYQ का ये सेट, आप देख सकते हैं। और आगे भी यदि आप देखना चाहेंगे तो आगे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, टोटल 150 प्रश्नों का यह सेट है और टाइम जो आपको दिया गया है पूरे 2 घंटे का 150 यानी क्वेश्चंस हैं। और ये हमने आज उठाया है 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का सेट। इसी तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उस सभी एग्ज़ाम्स के हम पेपर आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को और धारदार तेज बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ। सबसे पहला हमारा सवाल कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होने वाला है वह कालीबंगन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और ये तीसरा प्रश्न कहता है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह है कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दोस्तों, आप इसमें भी एक मिलाते चलेंगे, देखते चलेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा प्रश्न कहता है 4 नंबर, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो आंसर होगा वह वैशेषिक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये जो है बलबन ने अपनाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग जो कि हमारा 6वां प्रश्न है और ये कहता है कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो आंसर होने वाला है चोल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 7वां प्रश्न होगा और देखेंगे 7वां प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, प्राचीनकारी यानी पीटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो ये हो जाएंगे अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन होगा और भारतीय इतिहास आधुनिक भारत से होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से नाना साहब भी हैं, बेगम हजरत महल भी है, मौलवी अहमदुल्ला भी है, बेगम जीनत महल भी है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 10वां प्रश्न होगा, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो यह जो था 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो ये जो है 24 दिन चली थी, है ना। यानी 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये जाकर के कंप्लीट होता है। 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। तो इस तरीके से कुल 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है ना। तो ऐसे तो इनको बिस्मिल अजीमाबादी कहा जाता है, जो कि इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 13वां प्रश्न होगा। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न है। ये कहता है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं उसको, यानी सी, 13 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो ये थे भूला भाई देसाई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि 15 नंबर प्रश्न है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, स्टुटगार्ट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि CR दास को देशबंधु के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जो कि रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था और उस दिन से यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा किए थे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 18 नंबर, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी 18 का सी। 19 नंबर जो हमारा प्रश्न होगा, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये किए थे CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, कांग्रेस से बाहर हट करके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, यानी कि 21वां प्रश्न पर, और देखें कि हमारा 21वां प्रश्न क्या कहता है। ये देखिए 21वां प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचयिता किसने की है। तो इसका जो रचयिता है दीनबंधु मित्र हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 23 नंबर पर, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ये जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। आइए बिहार विशेष से अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो कहता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो पटना में रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आप लोग जानते हैं लोकनायक की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, यानी कि अभी जो हम लोग प्रश्न किए थे 28 नंबर, तो 29 नंबर जो हमारा प्रश्न होगा यहाँ से होगा, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 में की गई थी, है ना। बंगाल से बिहार को अलग करके बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग रखा जाता था। तिनकठिया पद्धति के बारे में जरूर पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि 32 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? है ना। तो ये 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। तो ये जो है राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इन सभी ऑप्शंस में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको राजगृह नजर नहीं आ रहा है ना, जो कि इसका प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज भी उसको कहा जाता है, जो कि ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। 35 नंबर कहता है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये था चंपारण में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि हमारा 37 नंबर प्रश्न होगा। और ये जो प्रश्न होगा बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाने वाला, कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह है, बाबू वीर कुंवर सिंह। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जनजातीय जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो है उत्तरी बिहार के भी कुछ जिलों में है, तो इसीलिए नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे 39, बिहार के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो कहने का मतलब है कि आप अगर देखेंगे रिपोर्ट को, वन रिपोर्ट 2019 को, तो उसके अनुसार जो है बिहार में वनों का आवरण यानी कि 7305 यानी 7305 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, और जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.76% है, जो कि हमें ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वह ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है हमारा 40 नंबर क्या कहता है। तो ये आप देख सकते हैं 40 नंबर प्रश्न जो है हमारा, ये कहता है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, है ना, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी,
ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 41 नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि विकल्प में जो हमको दिया गया है, आप देख रहे हैं, ये सारी नदियां जो हैं उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, है ना। चाहे वह बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, गंडक हो। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पूछा गया उत्तर की ओर, तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 42 नंबर पर। 42 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो होता है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये जो हो जाएगा कोसी मगध के क्षेत्र में, यानी 43 का डी हो जाएगा। 44 पर चलेंगे हम लोग। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 45 पर देखेंगे क्या कहता है। बिहार सरकार के अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना की जो शुरुआत है बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया था, और इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ना। तो इसलिए आप जब इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ कहीं नज़र नहीं आता है, इसीलिए हमारा जो आंसर इसका होने वाला है वह ई हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 46 नंबर प्रश्न पर क्या कहता है? तो ये कहता है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना। तो यह है बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। 47 पर चलेंगे। कहता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो आप देख सकते हैं ये जो है राष्ट्रीय औसत का 33% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे 48 नंबर पर। तो देखिए ये क्या कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो वैसे तो यह करंट का क्वेश्चन हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा 25 सितंबर 2020 को। चलिए 49 पर चलेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका जो है करंट सेक्शन से नज़र आ रहा है प्रश्न, तो इसीलिए इसे भी हम लोग स्किप करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि जो कि हमारा 50 नंबर प्रश्न होगा। क्या कहता है 50 नंबर? ये भी आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया या पुरस्कार दिया गया था। तो जानते हैं कि कृषि कर्मण जो पुरस्कार होता है कृषि के क्षेत्र में, तो ये मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। लेकिन ये भी आपका जो प्रश्न है करंट से संबंधित है, इसीलिए इसको भी स्किप करके चलिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। 41 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो ये सी नंबर हो जाएगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये हमारा इसकी विशेषता नहीं है विकेंद्रीकरण का। 52 पर जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये नहीं था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 53 पर। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होने वाला है यानी कि 324। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 54 नंबर प्रश्न होगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है मतलब कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 55 नंबर हमारा प्रश्न है।
ये क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, जो कि 56 नंबर प्रश्न होगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 57 पर चलेंगे, जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी पीर पंजाल। 58 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, 2011 की जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये जो है आपको मिजोरम है। प्रश्न था कि जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो है मिजोरम। 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है? निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है ना? तो वह पुलनेज। पुलनेज जो है ये आपको कर्नाटक में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु राज्य में प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्या कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये जो है लेह है। लेह लद्दाख का नाम आप लोग सुने होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है ना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 62 पर चलते हैं कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है ना? तो वह लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है ना? क्या है? लाइमस्टोन कैमूर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 63 नंबर प्रश्न होने वाला है। ये देखिए, जो कि विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये होन्शु द्वीप है जापान का। 64 नंबर कहता है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड किसके अंदर में है? तो डेनमार्क के अंदर में आता है, यानी उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैप पर देखेंगे तो बहुत अच्छा इसको आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो देखिए, ये भी आपको करंट सेक्शन से माना जा सकता है, तो ये चाइना का है, चीन से। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अफ्रीका। आप लोग मैप में भी देखेंगे तो पता चल सकता है कि अफ्रीका महादेश में जो है यानी कि काफ़ी देशों की संख्या अधिक है ना? तो करीब इसमें कुल 54 स्वतंत्र देश हैं, और अफ्रीका को हम लोग अंध महादेश भी कहते हैं। एशिया की बात की जाए तो 48 है, यूरोप की बात की जाए तो 44 है, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो 23 है। तो इस तरीके से 54 देश के साथ यानी कि अफ्रीका जो है सबसे अधिक यानी कि देश वाला महाद्वीप की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 67वां प्रश्न होगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो यह जो है कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यह अभी तक करता है। 68 नंबर प्रश्न पे चलेंगे कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 68 में देखेंगे रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, जो कि भागलपुर में नहीं है। ठीक है ना? यानी कि सही नहीं है पूछा गया था। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, बाद बाकी सभी सुमेल यानी कि सही है। वैगन व्हील इंजीनियरिंग सेंटर जो है वो आपको मुजफ्फरपुर में है, याद रखेंगे। ऑयल रिफाइनरी सेंटर बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर भौराही में है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? फिर यहाँ नहीं लगा दिया गया है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि डी, खदानों का निर्यात करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 70 नंबर प्रश्न होगा। और क्या कहता है 70 नंबर प्रश्न, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, तो क्या है, तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि 71 है। आप ये देख सकते हैं कि ये करंट सेक्शन से है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए 72 भी आप देख रहे हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो 72 जानते हैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से भारतमाला परियोजना जुड़ा हुआ है। 73 पर ध्यान देंगे क्या कहता है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 74 नंबर है, भौतिकी से रिलेटेड है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध आपको 1.403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 74 का जो है यानी कि 4.70 किलो ओम आता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह घटता है यानी कि घटने लगता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 76 नंबर प्रश्न होगा। तो ये देखिए फैराडे स्थिरांक, फिजिक्स से ही रिलेटेड प्रश्न है। फैराडे स्थिरांक जो होता है वह क्या होता है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, इसीलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यानी दूरी की। चलिए 78 पर चलेंगे, क्या कहता है 78, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है ना। तो इसका आवृत्ति जो है वह नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो कौन था। नील आर्मस्ट्रांग है ना, 1969 में, है ना। नील आर्मस्ट्रांग ने यानी कि चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सबसे ज़्यादा श्यानता जो होती है वह किसकी होती है। तो शहद की होती है, जिसे आप लोग गांव घर में मध भी कहते हैं, है ना। 82 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, तो निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पूछा गया है। सुचालक नहीं पूछा गया, कुचालक, तो पारा सबसे अधिक ऊष्मा का, ठीक है ना। देखिए ऊष्मा का यह कुचालक है, लेकिन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 83 में क्या कहता है, प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो ये जो होती है 148 होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्या कहता है। 84 नंबर जो प्रश्न हमारा कहता है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 85 पर कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है ना। तो ये CO2 के द्वारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो जाता है। 86 पर चलेंगे, क्या कहता है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न जो होती है वह क्या होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। 87 पर चलेंगे, क्या कहता है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है। तो इसकी जो होती है यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, और क्या कहता है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है।
तो 88 का यानी कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना। सब्लिमेशन प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे साइंस में। वैसे पदार्थ जो बिना तरल रूप में आए हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं वो सब्लिमेशन कहलाता है। 89 पर चलेंगे, देखेंगे क्या कहता है। बेंजीन में सिग्मा पाई बंध की संख्या क्या होती है, तो ये 12,3 होती है, इसीलिए सी। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है, तो ये जो होता है CHNO, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए 91 आपका प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित है। अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा यानी कि 91 के बाद 92 होगा। आइए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो जानते हैं फ्रुक्टोज होता है ना। 93 में चलेंगे और देखेंगे कि हमारा 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये भी आपका साइंस से रिलेटेड सवाल है। देखिए निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो ये सेब को हम लोग सच्चा फल नहीं कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती हैं, तो प्रोटीन होती है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये जो होती है यानी कि फूल की कली से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा होता है, तो इंफ्रारेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो जानते हैं उसमें विटामिन सी की कमी होती है, तो इसीलिए विटामिन सी का घटिया स्रोत है। 98 में ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये जो है जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। चलिए 99 पर चलेंगे, क्या कहता है, तो 99 हमारा कहता है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है उसका क्या नाम होता है, तो विटामिन के होता है। 100 नंबर क्या कहता है, तो 100 नंबर आप देख सकते हैं, ये कहता है कि महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, तो वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 101 नंबर पर क्या कहता है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो दिया गया था आर्विड कार्लसन को दिया गया था, यानी कि 101 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये जो होती है आयोडीन की कमी के कारण होती है। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो पीछे का भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। 104 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आपका शुरू हो रहा है समसामयिकी शुरू हो रहा है ना। तो समसामयिकी का जो भी प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी के सब समसामयिकी है। तो अगला जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है मैथमेटिक्स का, गणित और मानसिक योग्यता का है। तो इसके लिए भी यानी कि करीब अभी वर्तमान में बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में जो है करीब 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन 10 में से जो है आपको 5 अभी देखा जाता है तो रीजनिंग के सवाल होते हैं और 5 मैथमेटिक्स के होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ यह फार्मूला पर सेट हो रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस फिर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है, बटा में क्या होता है ए इंटू बी। और जब इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद आपका आंसर जो आता है फाइनल वो 4 आता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर 4 पर जा सकते हैं, हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न इसका कहता है मैथमेटिक्स का यानी कि 142 का, तो ये क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या यानी कि 176400 है ना, 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 176400 और इंटू यानी कि 5% के दर से बढ़ रहा है तो 105 बटा में 100 और गुने फिर से 105 और बटा में 100। इस तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा
और फिर से इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आता है यानी कि 19, 44, 81, ये आपका जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो आप ये देखेंगे 19, 44, 81 यानी कि इसके ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 143 का हम लोग देखेंगे, अनुक्रम 4 से 18, 18 से 48, 100, इसका ये किस तरीके से ये आ रहा है ना। तो आप जब इसको गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है 4 गुने 1 है ना, यानी कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 4 से 18 कैसे आया। तो 4 से 18 लाने के लिए क्या किया गया, पहले 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यानी कि 4 को किया गया 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 का स्क्वायर। 18 के लिए क्या किया, तो इसको किया गया 2 और गुने 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 2 9 दूना 18 है ना। उसी प्रकार से आपको 48 के लिए क्या किया गया, तो 48 के लिए 3 गुने, और यहाँ 3 है तो फिर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 तिया 48। अब हमारे पास कौन सा दे रहा है, 48 के बाद 100। तो 100 के लिए क्या किया, यहाँ हम लोग 3 किए थे तो इसके लिए अब इसमें एक पॉइंट बढ़ाएंगे 4 गुने, और यहाँ 4 किए थे तो इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 50 25 25 चौके 100 ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो अगला हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 से 18, 18 से 48, 48 से 100 है ना। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि यहाँ 4 था और यहाँ 5 था, तो अब जो है यहाँ से यानी कि 4 के बाद यह जो पॉइंट बढ़ के आ जाएगा 5 हो जाएगा, और यह जो पॉइंट बढ़ के आएगा यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा 6 1 36 और गुने 5। जब इसको हम लोग पूरे गुना करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी कि 180, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो इसीलिए 143 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और 144 नंबर जो प्रश्न है 2n/c3 रेशियो 9/c2 इक्वल टू 44/3, तो n का मान, तो ये परमुटेशन कम्बिनेशन जो आप चैप्टर पढ़ेंगे है ना, 2n और फिर बटा में जो होता है यानी कि 2n माइनस 3 और फिर यहाँ पर 3 बराबर करेंगे यानी कि n, और बटा में यानी कि n माइनस 2 और फिर से यानी कि 2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा 144 का जो आंसर आता है फाइनल बन करके आएगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। ये हम थोड़ा आपके लिए हिंट्स कर दे रहे हैं, आप इस तरीके से इसको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 145 नंबर प्रश्न में आपको क्या कहता है, तो ये देखिए क्या कहता है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग m संख्याओं का औसत n स्क्वायर कहा तो इसको m इंटू n स्क्वायर करेंगे तो mn स्क्वायर प्लस, अब कहता है n संख्याओं का जो औसत है वह क्या है m है, तो n इंटू m स्क्वायर यानी कि ये गुना हो जाएगा, और बटा में दोनों का औसत निकालना है तो m प्लस n, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेकर के काट देंगे, तो फाइनल जो हमारा आंसर बचेगा वह होगा mn, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तो यानी कि सी में हमको देखने को मिल रहा है, सी हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 146 पर, है ना। तो ये क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे कि स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वह जो है यानी कि 10 आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मोहन 25 दिनों में काम को कर सकता है। मोहन क्या कर सकता है, यानी 25 दिनों में एक काम को कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि मोहन की क्षमता 25 दिन, सोहन की क्षमता 20 दिन, दोनों मिलकर के 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में सोहन को
कितना समय लगता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले 1/25 इसका हो जाएगा और 1/20 है ना। इसके लिए फिर यानी कि हम लोग निकाल लेंगे कितने दिन तक साथ काम किया, तो 5 दिन तक। 5 दिन तक निकालने के बाद हम लोग टोटल काम जो होगा 1 में से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। जो शेष काम आएगा उसमें कहता है कि शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन को, तो जो शेष काम अगर बचता है तो उसमें हम लोग सोहन की जो क्षमता है ना, यहाँ पर उससे गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद जब हम लोग देखेंगे तो कट करके कितना आता है, तो 11 दिन आएगा। क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर, 11 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है, तो बी में मिल रहा है। आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको आपको पूरा डिटेल में बना देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 148 में क्या कहता है, तो 148 नंबर जो प्रश्न है ये आपका घड़ी से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपको किसी एग्जाम में देखने को मिला होगा, है ना। तो यह जो है कहता है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई यानी कि घूम जाएगी कितने डिग्री का, यह यानी कि घूमेगी यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि घंटे की जो सुई होता है वह 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है ना। तो 5 घंटे में वो कितना घूम जाएगा, यानी कि 150 डिग्री घूम जाएगा। और अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 1 मिनट में जो है वह 1/2 डिग्री घूमती है, ये भी आप जानते हैं 1 मिनट में। तो घंटे की सुई 10 मिनट में कितना घूमेगा, तो यानी कि 1/2 गुने 10 करेंगे तो वह 5 हो जाएगा, यानी कि 5 डिग्री घूमेगा। तो इस तरीके से कुल अगर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करते हैं कुल, तो इधर यानी कि घूम गया था घंटा में 150 और 10 मिनट में कितना घूमा, तो 5, यानी कि कुल 1 यानी कि 55 यानी 155 डिग्री वह टोटल घूम गया। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमें क्या कहता है। तो 149 नंबर में हम लोग देखेंगे कि निम्न में से यानी कि क्या कहता है, निम्न में से कुछ क्वेश्चंस का